the third part of our chapter Nazism and the rise of Hitler. In our previous video, we have seen the birth of the Weimar Republic and the effects of the war. हमने देखा था कि वेमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ था, किस सिचुएशन में हुआ था, and which type of treaty was imposed on the Germany, and that treaty was very harsh treaty and humiliating treaty was imposed on जर्मनी. बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई थी जर्मनी पे, एज वेल एज जर्मनी का बहुत बड़ा लॉस हो चुका था. उसमें जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया था. देन जर्मनी के जो रिसोर्स एरिया इन हैंड उसे ले लिया गया था. उसके बाद हमने देखा है कि जर्मनी को अपना कोल माइंस एरिया भी देना पड़ा. देन 13% जो एरिया था टेरिटरीज वो देनी पड़ी. 10% पॉपुलेशन कम करनी पड़ी. मीन्स हर तरीके से जर्मनी के ऊपर बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज की गई. इवन जो कंपेंसेशन होता है दैट वाज आल्सो पेड बाय दी जर्मनी. वो भी किसके थ्रू पेड किया गया? जर्मनी के थ्रू. ये हमने देखा था कि बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक में. देन इफेक्ट्स as we have seen that कि जो भी वॉर का इफेक्ट्स होता है दैट वाज ऑलवेज डेंजर. वो डेंजर होता है हर तरीके से, इकोनॉमिकली, सोशली एज वेल एज पॉलिटिकली. हमने देखा था कि लोगों जो मीडिया थी, मीडिया वाज हाईलाइट द रोल ऑफ द सोल्जर. सोल्जर के रोल को हाईलाइट करने लगी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगी. डेमोक्रेटिक सिचुएशन इतनी बेकार सिचुएशन थी कि उस सिचुएशन में हम सोच भी नहीं सकते थे कि सिचुएशन में कहीं पे डेमोक्रेसी आएगी. ओके, देन टुडेज आवर टॉपिक इज पॉलिटिकली रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. अब पॉलिटिकली रेडिकलिज्म वहाँ पे कैसे आया, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आया, ये देख लेते हैं. जब when in 1917 there was the Weimar Republic born, at same time in Russia there was the Bolshevik Revolution. रशिया में एक साइड में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन चल रहा था, जर्मनी में वेमर रिपब्लिक पार्टी फॉर्म हो रही थी. उसी सिचुएशन में जो स्पार्सिस्ट लीग थे दे वांट टू शो देयर पावर इन जर्मनी. स्पार्सिस्ट जो थे वो क्या चाहते थे कि वो अपना पावर जर्मनी को दिखाए, सेम जैसे बोल्शेविक में रशिया का पावर चल रहा है. फिर उसके बाद हुआ कि जो सोवियत वर्कर फॉर्म होने लगे, सेलर्स फॉर्म होने लगे, एंड वर एस्टैब्लिशिंग मिनी सिटीज. बहुत से मेनी सिटीज में, बहुत से शहरों में सोवियत वर्कर फॉर्म किए गए और सेलर्स फॉर्म किए गए. अब जो बर्लिन थी, बर्लिन में देयर वाज वेरी सिचुएशन वाज चेंज. वहाँ पे सिचुएशन चेंज होने लगी थी. देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत गवर्नमेंट थी, और उससे फिर जो डेमोक्रेटिक थे, कैथोलिक थे, एंड देन जो सोशलिस्ट थे उन्होंने इसे अपोज किया. स्पार्सिस्ट को, जो स्पार्सिस्ट लीग जो वहाँ पे पार्टी अपना जोर दिखा रही थी उसे उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया. और वो वेमर में आकर मिले और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप देना शुरू कर दिया. जो वेमर रिपब्लिक ने धीरे धीरे ये जो सिचुएशन जर्मनी में क्रिएट हो रही थी स्पार्सिस्ट लीग के थ्रू, उसे क्रश करने की कोशिश की, कुचल के फेंकने की कोशिश की. किसके थ्रू? दोस पर्सन हु वाज ऑलरेडी, जो क्या थे, वेटरनस ऑर्गेनाइजेशन में, जो रिटायर्ड थे, रिटायर्ड मिलिट्री से रिटायर होकर जो सोल्जर्स थे उनकी उन्होंने फोर्स क्रिएट की और उसके थ्रू उन्होंने इस जो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की और जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई थी जर्मनी में उसे क्रश कर दिया था. फ्री कॉर्प्स, द इंग्लिश स्पार्सिस्ट, जो अब स्पार्सिस्ट जो अपना जोर दिखा रहे थे वहाँ पे वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया जर्मनी में. तो एक साइड में जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है और अनदर साइड में सोशलिस्ट पार्टी हमें देखने को मिलती है. बट नो वन अपोज टू द हिटलर. ये दोनों तो एक में के अपोज ही थे, अपोज कर रहे थे. एक साइड में ये थे कम्युनिस्ट पार्टी और एक साइड में थे सोशलिस्ट. बट दोनों में से किसी ने भी हिटलर को अपोज करने की कोशिश नहीं की और इसी की वजह से हिटलर का जो पावर है वो जर्मनी में बढ़ने लगा था. देन उसके बाद पॉलिटिकली रेडिकलिज्म देख लेते हैं. वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. अब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1923 में. 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे. कैसे? जर्मनी को कहा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि जितना भी कंपेंसेशन होगा वो कौन पे करेगा? जर्मनी पे करेगा. अब जर्मनी को तो डीमिलिटराइज कर दिया था, सोर्स एरिया, उसका रिसोर्स एरिया ले लिया था, उसकी टेरिटरीज ले ली थी,
कर दिया गया था। इसकी वजह से जर्मनी के पास तो हालत ही नहीं थी ऐसी कि जर्मनी कंपेंसेशन दे सके। तो जर्मनी ने क्या किया, कुछ अपना गोल्ड जो है वो वॉर कंपेंसेशन के लिए दे दिया। बट एक समय ऐसा आया कि जर्मनी का खजाना ट्रेजर टोटल खाली हो गया। तो जर्मनी ने अब कह दिया कि नहीं, अब मैं कोई भी कंपेंसेशन नहीं दूंगा। तो उस समय जर्मनी ने क्या किया, अपनी करेंसी छापना शुरू कर दिया। उसने खुद की करेंसी बनाना शुरू कर दिया और वो करेंसी इतनी उसने रैकलेसली, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, रैकलेसली में छपाई की, न सोचते हुए न समझते उसने बिंदास बिल्कुल बहुत सारी करेंसी अपनी छापी। जैसे करेंसी मार्क कहा जाता है, जो जर्मनी का जो पैसा है उसे मार्क कहा जाता है, वो उसकी वैल्यू इतनी कम होने लगी कि जर्मनी के मार्क्स को वैल्यू ही नहीं रही। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लीडिंग इंडस्ट्री एरिया रूल टू क्लेम देयर कोल, जैसे जो रूर एरिया था वो ले लिया था, उसमें कैप्चर कर लिया था फ्रांस ने। तो जर्मनी के पास कुछ जरिया ही नहीं था, तो उसने अपना मार्क छपवाना शुरू कर दिया। अब वो जो उसकी करेंसी थी उसकी वैल्यू इतनी कम होने लगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अप्रैल में उसकी वैल्यू कितनी थी, 24,000 वैल्यू अप्रैल में थी, किसके, $1 के बराबर। यूएसए का $1 मीन्स जर्मनी का 24,000 मार्क इतना था। फिर वही हुआ जुलाई में 3,53,000 मार्क्स जुलाई में कितना हुआ, $1 यूएसए। मीन्स अप्रैल में $1, तो जर्मनी का कितना हो गया, 24,000 मार्क्स। ओके, इतना मीन्स $1 यूएसए का, तो जर्मनी का 24,000 मार्क्स। फिर उसके बाद दिया गया है कि जो अप्रैल के बाद दिया गया है यहाँ पर जुलाई में $1 वो कितना हुआ जर्मनी का, 3,53,000 मार्क। ओके, मार्क्स कहा था मैंने, मार्क। जुलाई में कितना हो गया, जो $1 यूएसए का $1, तो जर्मनी का 3,53,000 मार्क। सेम थिंग अगस्त में हुई, अगस्त में सेम $1 यूएसए का, तो वो हो गया 46,21,000। ओके, सॉरी 46,21,000 मार्क। ओके, दिख रहा कितनी वैल्यू जर्मनी के मार्क की वैल्यू कितनी कम होते जा रही है यूएसए के डॉलर। यूएसए का डॉलर तो $1 ही है, बट यहाँ पे देखेंगे आप ये जर्मनी का, तो जर्मनी की मार्क्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होते जा रही है। और एक पीरियड ऐसा आया कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई थी, 9,88,60,000 इतनी हो चुकी थी दिसंबर में इसका कितना हुआ था, $1 यानी 9,88,60,000 मार्क। मीन्स इतनी वैल्यू जर्मनी के मार्क की होने लगी थी। मीन्स डॉलर तो वही था $1, बट जर्मनी क्योंकि जर्मनी में जो करेंसी है बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी छपाई की जा रही थी। अब एक समय ऐसा आया जर्मनी में कि इतनी जर्मनी में पैसों की वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि अगर हमें एक टुकड़ा ब्रेड का भी खरीदना जाना है तो दैट टाइम वी नीड कितना, ट्रक भर के कहेंगे हम कि अब कार्ड करके हमें कितना लगेगा, पैसा लगता था, कार्ड लोड्स यानी गाड़ी भरकर हमें पैसा ले जाना पड़ता था, किसके लिए, एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए। तो ये दिस क्राइसिस
कंडीशन कहा जाता है, जो कहाँ पे हुई थी, जर्मनी में हुई थी। बट इस सिचुएशन को, जर्मनी को यहाँ से निकालने के लिए अमेरिका ने क्या किया, इंटरवर्क किया, इसको हेल्प किया, जर्मनी को उसने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला। इसलिए अमेरिका ने बहुत से ड्विस प्लान लाया, DEWS ड्विस प्लान, किसके लिए, जर्मनी के लिए, एंड विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिपार्शन टू ईज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन, और जर्मनी को उसने फाइनेंशियल बर्डन से निकाला, उसको फिर से रिपार्शन किया, मींस उसको उसकी सिचुएशन लाने की कोशिश की। तो इस तरीके से हमने देखा है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म में हमने क्या देखा कि जर्मनी में जब वेमर रिपब्लिक पार्टी फॉर्म हो रही थी, उसी समय रशिया में बोल्शेविक पार्टी चल रही थी, और जो फासिस्ट लीग है वो चाह रहे थे कि जर्मनी में आकर हम सेटल हो और अपना बोल्शेविक के जैसा जर्मनी में हम अपना पावर दिखाएं। बट पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक थे, कैथोलिक थे, सोशलिस्ट थे, दे मेड एन वेमर रिपब्लिक एंड फॉर्म अ डेमोक्रेटिक, उन्होंने डेमोक्रेटिक को फॉर्म किया। और इसी सिचुएशन में फासिस्ट ने क्या किया, अपना एक पार्टी फॉर्म की, कम्युनिस्ट पार्टी, एक साइड में सोशलिस्ट थे, इन अनदर साइड देयर वर द कम्युनिस्ट मेंबर्स, एंड नो वन अपोज टू द हिटलर, हिटलर को किसी ने भी अपोज नहीं किया। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्राइसिस आए थे जर्मनी में, मिस 1923, ये आपको आता है, राइट, द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ जर्मनी इन 1923। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो जर्मनी का गोल्ड खत्म हो चुका था, उसका जो कोल माइन एरिया था वो भी कैप्चर कर लिया गया था, उसने रैकलेसली करेंसी प्रिंट की, और इसकी वजह से उसका जो मार्क की जो वैल्यू है धीरे धीरे कम होने लगी, एंड जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई, एंड इन दैट सिचुएशन अमेरिका हेल्प टू जर्मनी एंड ही वाज ट्राई टू टेक आउट जर्मनी फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस तरीके से हमने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। अब उसके बाद द इयर्स ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है ओके, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब एक ऐसा समय आया कि पूरे वर्ल्ड में क्या आने लगा, डिप्रेशन होने लगा। द इयर्स बिटवीन द 1924 एंड 1928, ये कब का इयर्स है, 1924 से लेकर 1928, ये इयर्स है। इसमें क्या हुआ, कुछ स्टेबिलिटी आने लगी। कैसे स्टेबिलिटी आने लगी, एट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, पर लेकिन ये कैसा था कि रेत के टीले, मींस रेत पे घर बनाने जैसा था। इसमें 1924-1928 के ड्यूरेशन में स्टेबिलिटी तो आई, बट ये परमानेंटली स्टेबिलिटी नहीं थी। वो कैसा लग रहा था कि रेत पे हम क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कभी भी वो डिक्लाइन हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंड ऑन शॉर्ट। अब जो जर्मन इन्वेस्टमेंट था, या जर्मन को जो अपनी रिकवरी करना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो टोटली इट्स डिपेंड ऑन अ लोन। ये किस पे डिपेंड था, लोन पे डिपेंड था। अब जर्मनी को लोन कौन दे रहा था, हमने देखा कि जर्मनी को लोन यूएसए दे रहा था, यूएसए वाज हेल्प टू जर्मनी, जर्मनी को हेल्प कर रहा था। बट उसी सिचुएशन में एक कंडीशन आई जिसे कहा जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मतलब होता है ये बहुत बड़ा स्टॉक रखा है, सामान का बहुत बड़ा स्टॉक होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किया जाता है। जैसे ये बॉम्बे में भी है, हमारे बॉम्बे में इंडिया का किया जाता है, यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो आपको पेज नंबर 54 में उसका मीनिंग भी दिया है कि द नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज,
दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये, जो यूएसए में है। क्रैश इन द 1920 को क्या हुआ, क्रैश हुआ। तो इसकी वजह से आप जो यूएसए क्या कर रहा था, यूएसए से हेल्प कर रहा था जर्मनी को, यूएसए हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि जो यूएसए का उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स। इसमें प्राइसेस गिरने लगे। अब लोगों को लगने लगा कि हमारे पास जो शेयर्स है उसे हमें जल्दी से बेच देना चाहिए, कोई भी कंडीशन में, किसी भी प्राइसेस में, क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीजों के प्राइसेस अब कम हो रहे हैं। और वो कितने कम हो रहे हैं, ऑन द सिंगल डे मींस अक्टूबर 24 अक्टूबर का जो एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर वेयर सोल्ड। कितने, 13 मिलियन शेयर्स को बेचा गया। क्यों, क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे इसलिए। 24 अक्टूबर का वो दिन था जब 13 मिलियन जो है शेयर्स को बेचा गया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यहाँ से क्या शुरू हुई, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आने लगी, क्योंकि वर्ल्ड का जो एक्सचेंज स्टॉक था वो क्या हो रहा था, क्रश हो रहा था। धीरे धीरे प्राइसेस कम हो रहे थे और इसलिए लोगों ने अपने जो शेयर से बेचना शुरू कर दिया था। और द नेक्स्ट 3 ईयर बिटवीन 1929 से लेके तो 1932 तक के जो नेशनल की जो इनकम है, ऑफ द यूएसए फेल बाय हाफ। मींस जो नेशन इनकम है यूएसए की, वो ये 3 इयर्स के ड्यूरेशन में 1929 से लेके तो 1932 के बीच में, तब 1929 से लेके तो 1932 के बीच में इसमें क्या हुआ था कि नेशनल इनकम ऑफ यूएसए की कम हो गई थी, फॉल हो गई थी, हाफ हो गई थी। जैसे इसके पहले उसकी नेशनल इनकम जैसे 50% थी, 50% नेशनल इनकम थी, तो वो अब कितनी होने लगी थी, नेशनल इनकम 25% होने लगी थी, मींस हाफ होने लगी थी। तब ये इट वाज अ डिफिकल्ट कंडीशन फॉर द अमेरिका और यूएसए। सो हाउ कुड यूएसए हेल्प टू जर्मनी। अब पॉसिबल ही नहीं था कि जर्मनी को अमेरिका यूएसए हेल्प कर सके, क्योंकि उसकी खुद की कंडीशन डाउन हो गई थी। फैक्ट्रीज क्या हो गए, शट डाउन हो गए थे, फैक्ट्रीज, मार्केट बंद होने शुरू हो गए थे। फार्मर वेयर बेडली हिट एंड स्पेक्यूलेशन विथड्रॉ फॉर मनी फ्रॉम द मार्केट। मींस फार्मर की कंडीशन खराब हो गई थी, जिनका मार्केट में पैसा जमा था वो मार्केट से पैसा निकलवा रहे थे। एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएसए इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और इसका ज्यादा इफेक्ट हुआ कि यूएसए की जो इकोनॉमिक्स थी पूरी दुनिया में, एक एग्जाम्पल था कि यूएसए का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है, उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। तो इसी को कहा जाता है द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। जो ये है 24 से 1928 का ईयर, 1929 से 1932 का ईयर, 1929 से 1932 का ईयर जो है उसे कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस तरीके इस वजह से क्या होने लगा, पूरे दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी। अब द जर्मनी इकोनॉमिक वाज मोस्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। और इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट होने लगा जर्मनी को, क्योंकि हमने देखा था कि जर्मनी ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय से उसकी सिचुएशन बहुत खराब थी। वो लोन पे इन्वेस्ट कर रही थी, या जो भी उसका बिजनेस है वो लोन लेकर कर रही थी, बट अब उसे लोन मिलना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो यूएसए उसे हेल्प कर रहा था उसी की हालत खराब हो चुकी थी। एंड बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929। मींस इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो 40% खत्म होने लग गया था 1932 को। जो 1929 को 40% अगर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना हो गया है, 20% हो गया है। मींस आधे से कम, बहुत कम रिड्यूस होने लगा था। एंड वर्कर लॉस देयर जॉब, वर्कर ने अपने जॉब खो दिए थे। अनएम्प्लॉयमेंट था जिधर उधर। मींस ये सिचुएशन बहुत ही सीवियर ऐसी सिचुएशन थी। As we have seen that the jobs were displaced हो गए थे, as well as the wages were decline, reduce हो चुके थे, कम wages थे, and 6 million लोग unemployment हो गए थे। And that time the people wear a placard on their neck, and वहाँ पे जो उनके placard उन्होंने पहन रखा था, वहाँ पे लिखा था
तैयार है, एंड एनी सैलरी, कोई भी सैलरी में हम कोई भी काम करने को, मीन्स इतना अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जर्मनी में आ गया था, या जनरली पूरे वर्ल्ड में ही आया था। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्ले कार्ड्स, जो यूथ थे वो कार्ड्स खेल रहे थे, रास्ते के किनारे में बैठकर बेकार के काम धंधे कर लेना। उसमें से कई यूथ ऐसे थे कि जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज कर ली थी, मीन्स हताश होकर, निराश होकर कि अब हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज करना चाहिए। मीन्स टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस, मीन्स कहीं से भी लोग खुश नहीं थे, हर तरफ देखो तो अनहैप्पी ऐसा एटमॉस्फेयर था। देन इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज, मींस इकोनॉमिक क्राइसिस ने लोगों को एक चिंताजनक सिचुएशन में डाल दिया था, और इसका इफेक्ट सिर्फ पुअर पे ही नहीं था, तो रीच मिडल हर कोई ह्यूमन बीइंग इसके साथ जूझ रहा था। हमने देखा है कि जो सैलरीज एम्प्लॉयर थे और पेंशनर्स थे, उन्होंने जो अपनी सेविंग, उनकी सेविंग धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी, उनके पास सेविंग नहीं थी, एंड उन्होंने अपना जो वैल्यू, जो पैसे की वैल्यू थी कम हो चुकी थी, इसकी वजह से उनके पैसे को वैल्यू भी नहीं मिल पा रही थी। स्मॉल बिजनेसमैन जो थे और सेल्फ एम्प्लॉयड जो थे, रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइंड, मींस बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, हर कोई क्या सोच रहा था कि उनका अब जो बिजनेस है पूरा डिक्लाइन हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तहस नहस हो चुका है। ये ग्रेट इकोनॉमिक 1932 का जो आया था। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द प्रोलेटराइजेशन। अब प्रोलेटराइजेशन सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलेटराइजेशन, मींस एक ऐसी सिचुएशन कि जिसके वहां पे किसी के भी पास पैसा नहीं था, मींस हर कोई गरीब हालत में था, हर कोई गरीब था, कोई भी वहां पे सुखी नहीं था। ओनली दे वर हैप्पी विच वर ऑर्गेनाइज देयर सेल्फ, जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखा था, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर था कि वही वो सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करके रखे थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी कंडीशन में वर्क करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या किया था, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वो उसी कंडीशन पे वर्क कर रहे थे। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे उनकी भी हालत क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर सेल्फ, वो अपने आप को मैनेज करने लायक नहीं थे। एंड बट द अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग, अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की बार्गेनिंग भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे कोई सिचुएशन ही नहीं थी। लोगों को पता था कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि लोग कोई भी कंडीशन में काम करने को तैयार हो जाएंगे। एंड बिग बिजनेसमैन वाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्राइसिस में आ गए। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज, सबसे बड़ा जो किसान थे, किसान को उसका इफेक्ट सहन करने को मिला। जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वो रिड्यूस हो चुके थे। एज वेल एज वुमेन वर इफेक्टेड बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फीड देयर चिल्ड्रन, मीन्स उनके वो अपने बच्चे को भरपेट खाना भी नहीं खिला पा रही थी। इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में आया था 1932 को। इट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का जो 1932 का इकोनॉमिक क्राइसिस है वो किस तरीके से आया था, उसके इफेक्ट क्या हुए थे। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा है। इसका हमारा छोटा सा पैसेज बचा है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। थैंक यू very much.